नमस्ते मूवी प्रेमियों। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे खास चोर की कहानी साझा करने जा रहा हूं जिसने इटली की पुलिस का दिमाग ही उल्टा कर दिया था। चाहे पुलिस कितनी भी बार उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाए, वह हर बार अपनी चतुराई से उस जाल से निकल जाता था। हालांकि हमने पहले भी पुलिस और चोर के किस्से देखे हैं, लेकिन यह कहानी बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या अनोखा है। यह कहानी दोस्तों की एक शानदार हाई स्टेक मूवी डायबोलिक अटैक से ली गई है। हालांकि इस मूवी का एक पिछला हिस्सा है जिसे मैंने पिछले वीडियो में समझा गया है। आप वह भी देख सकते हैं। डायबोलिक एक मास्टरमाइंड चोर कहानी की शुरुआत में हमें डायबोलिक से मिलता है, जो इटली का सबसे प्रसिद्ध चोर था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस सालों से प्रयास कर रही थी, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई। इटली के लोगों के लिए डायबोलिक एक दहशत का दूसरा नाम था, क्योंकि वह सिर से पैर तक काले मुखौटे में छिपा रहता था और कोई उसका असली चेहरा नहीं देख पाया था। हालांकि कुछ महीने पहले पुलिस ने एक बार उसे पकड़ लिया था, पर उसकी चतुराई के सामने पुलिस को भी हार माननी पड़ी थी। एक दिन डायबोलिक इटली के एक बड़े संग्रहालय में जाता है, जहां आर्मिन ब्रांड का बहुमूल्य और दुर्लभ मुकुट रखा था उसे चोरी करने के लिए। उस समय एक गार्ड उस मंजिल पर पहरा दे रहा था, जबकि बाकी लोग आराम से कार्ड खेल रहे थे, क्योंकि जगह इतनी सुरक्षित थी कि आज तक कोई चोर वहां प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। दूर से तो एक पक्षी भी अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन डायबोलिक कोई आम चोर नहीं था। उसने उस गार्ड की नजर से बचते हुए चतुराई से खिड़की से प्रवेश किया, फिर गार्ड को मारकर लॉकर रूम में घुस गया और मुकुट के चारों ओर लगी जंजीरों को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही सुरक्षा अलार्म बज उठा, बाकी गार्ड हैरान होकर दौड़ते हुए लॉकर रूम के पास पहुंचे तो देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। उन्होंने दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंततः असफल हो गए और बॉम्ब ब्लास्ट करके दरवाजा उड़ा दिया। पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक डायबोलिक मुकुट लेकर वहां से गायब हो चुका था। वह एक पैराशूट की मदद से उड़ता हुआ एक गाड़ी पर उतरा, जिसे उसी का क्राइम पार्टनर और प्रेमिका ईवा चला रही थी। गाड़ी में लैंड करने के बाद वे एक पहाड़ के सामने पहुंचे। एक बटन दबाते ही पहाड़ अपने आप खुल गया और डायबोलिक वहां प्रवेश कर गया। असल में उसी पहाड़ के अंदर उनका गुप्त अड्डा, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। प्रदर्शनी का खेल इसके बाद सीन शिफ्ट होते ही हमें दिखता है कि आर्मेन ब्रांड की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां 5 खूबसूरत बैले डांसर उस ब्रांड के मास्टरपीस कलेक्शन को सबके सामने पेश करेंगे। वहां इटली के मान्यवर धनी व्यक्तियों की भी उपस्थिति थी। शुरू में ही कार्यक्रम के होस्ट ने मेहमानों को उनके बहुमूल्य मुकुट के चोरी हो जाने की खबर सुनाई, जिससे सभी काफी घबरा गए। तब होस्ट ने आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए हैं, जिससे मेहमानों ने शांत मन से कार्यक्रम का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसके बाद सामने 5 डांसर आकर्षक अंदाज में नृत्य कर रहे थे और महंगे गहने दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रदर्शन समाप्त होने वाला था, अचानक बिजली चली गई। ये देखकर मेहमान डर से चौंक गए। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी आया और उस मंजिल की महिलाओं को एक गुप्त रास्ते से सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने का प्रस्ताव दिया। शुरू में महिलाएं अकेले जाने से इनकार कर दी, पर अधिकारी ने बताया कि उसके बाकी सहकर्मी अन्य मेहमानों की सुरक्षा में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें उसके साथ जाना होगा। मजबूरी में महिलाएं उसके साथ चलने लगीं। पुलिस अधिकारी उन्हें एक गुप्त कमरे में ले जाकर शटर बंद कर देता है और आश्वस्त करता है कि वह जगह उनके लिए सबसे सुरक्षित है। महिलाएं थोड़ी राहत महसूस करती हैं, पर थोड़ी ही देर में पता चलता है कि वह कमरा अजीब तरीके से चलने लगा है, क्योंकि वह वास्तव में कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक बड़ा कंटेनर था जिसे ईवा लेकर आई थी। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। महिलाएं कंटेनर में डाल दी जाती है और ईवा उस अधिकारी के साथ वहां से भाग जाती है। रास्ते में जब अधिकारी अपना मुखौटा उतारता है तो पता चलता है कि वह पुलिस वाला नहीं, बल्कि डायबोलिक ही था। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकते हैं और महिलाओं से कहते हैं कि वे अपने गहने उतार दें। महिलाएं अच्छी तरह जानती थी कि अगर डायबोलिक की बात न मानी गई तो वह उन्हें मार डालेगा,
इसलिए जान बचाने के लिए उन्होंने अपने गहने उतार दिए। इसके बाद डायबोलिक ने गाड़ी के पिछली शटर को खोल दिया, जिससे महिलाएं वहां से बाहर निकल आईं और डायबोलिक गहने लेकर वहां से गायब हो गए। फिर महिलाएं चलते फिरते एक क्लब में पहुंचती हैं। क्लब में मौजूद पुरुषों ने उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो महिलाओं ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वे सभी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं और उनके पास पिस्तौल भी है, इसलिए पुरुषों को उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर ये महिलाएं इतनी होशियार और बहादुर हैं तो फिर डायबोलिक के जाल में इतनी आसानी से कैसे फंस गई? पर डायबोलिक की चालबाजी की तो बात ही कुछ और थी, क्योंकि वह तो पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी घोल खिला रहा था। उसी समय उनमें से एक महिला ने वहां मौजूद फोन से सीनियर ऑफिसर जिंको को कॉल करके पूरी घटना की सूचना दे दी। यह सुनकर जिंको गंभीर होने के बजाय काफी खुश हो गए, क्योंकि कई सालों से वह डायबोलिक के पीछे पड़े हुए थे लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं पाए थे। उन्होंने ठान लिया कि आज वह जीत कर बैठेंगे, चाहे जो भी हो, डायबोलिक को पकड़ ही लेना है। पर उनकी टीम के लोगों को संदेह था कि क्या वह इस बार भी डायबोलिक को पकड़ पाएंगे या फिर हर बार की तरह उन्हें निराशा ही झेलनी पड़ेगी। लेकिन तभी एक दिलचस्प मोड़ आता है। असल में उस प्रदर्शनी की पूरी व्यवस्था जिंको ने थी, और वे 5 महिलाएं पुलिस की ही स्पेशल एजेंट थीं। उन्होंने जानबूझकर डायबोलिक की योजना को सफल होने दिया ताकि उन गहनों के जरिए बाद में उसे पकड़ सके। दरअसल उन गहनों में पहले से एक खास रासायनिक लगाया गया था, जिसके द्वारा पुलिस बहुत आसानी से उन्हें ट्रैक कर सकेगी और ट्रैक कर लेने के बाद ही वे डायबोलिक के पास पहुंच सकेंगे। वैसे ही वे उन गहनों के लोकेशन को फॉलो करते हुए डायबोलिक के अड्डे की ओर बढ़ने लगे। इस बीच डायबोलिक और ईवा ने चुराए गए गहनों को एक ट्रे में सजा कर रखा था। ईवा को वे गहने बहुत पसंद थे, इसलिए डायबोलिक ने वहां से एक कंगन लेकर ईवा के हाथ में डाल दिया। फिर दोनों ने अपनी नई चोरी की योजना बनानी शुरू कर दी, पर ईवा चाहती थी कि नई चोरी से पहले वे थोड़ी छुट्टी लेकर आराम करें। तभी पुलिस गहनों का पता लगाते करते एक पहाड़ के सामने पहुंच गई। लोकेशन के अनुसार गहने पहाड़ के अंदर मौजूद थे, पर पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि पहाड़ के अंदर गहने कैसे हो सकते हैं। जिंको, जो डायबोलिक को बहुत अच्छी तरह जानता था, समझ गया कि निश्चित ही उस पहाड़ के अंदर कोई रहस्य छिपा है। उसने एक बम फोड़कर पहाड़ को उड़ा दिया और साथ ही डायबोलिक के गुप्त अड्डे का दरवाजा दिखाई देने लगा। जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ, डायबोलिक की सुरक्षा अलार्म बज उठी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो देखा कि जिंको उनकी ओर बढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाने का निर्णय ले लिया। कुछ ही देर में जिंको अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, लेकिन देखा कि डायबोलिक पहले ही वहां से भाग चुका था। उन्होंने तुरंत कुछ अधिकारियों को उस जगह की अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए भेजा और खुद आसपास डायबोलिक के भागने वाली राह तलाशने लगे। पुलिस गहनों को ट्रैक करते करते पहाड़ के पास आ गई जहां से गहने उपलब्ध थे, पर उन्हें यह समझ नहीं आया कि वे पहाड़ के अंदर कैसे मौजूद हो सकते हैं। जिंको ने समझ लिया कि शायद उसी पहाड़ के अंदर कोई गुप्त चीज छिपी है। एक नया मोड़ फिर। अचानक जिंको ने एक पुराना डिजाइन देखा जो अब परित्यक्त हो चुका था। उसे देखकर जिंको ने समझा कि यह निश्चित ही डायबोलिक का दूसरा अड्डा है। वह तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और उस परित्यक्त गोदाम में खोजबीन करने लगे, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसी दौरान एक ऑफिसर अनजाने में दीवार पर लगे हैंडल के ऊपर झुक गया, जिससे हैंडल नीचे गिरते ही एक गुप्त बेसमेंट का दरवाजा खुल गया। जिंको ने तुरंत अंदर जाकर पूरे स्थान की तलाशी लेना शुरू किया। देखते ही समझ में आया कि यह डायबोलिक का लैब है जहां वह लोगों के नकली मुखौटे बनाता है। जब अधिकारी वहां की चीजों की जांच करने लगे तो जिंको ने उन्हें रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि डायबोलिक उनकी मौजूदगी का पता लगा ले। उसे पूरा यकीन था कि अगली चोरी से पहले डायबोलिक यहीं आएगा, इसलिए उसने इस जगह को एक जाल के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। शेटिया और सुरक्षा का खेल फिर सीन शिफ्ट होते ही हम एटिया नाम की एक धनी महिला को देखते हैं जो उस शहर में एक विशेष प्रदर्शनी के लिए आई थी। एयरपोर्ट पर अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने जिंको के बजाय किसी और अधिकारी को देखा, जिससे वह गुस्से में आ गई, क्योंकि पहले तो जिंको ही उनकी सुरक्षा प्रभारी थे और उनमें उनका पूरा विश्वास था। तब
जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि जिंको किसी केस में व्यस्त होने के कारण उन्हें माफ करके एटिया को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेज दिया गया है। लेकिन एटिया ने उसकी बात न मानते हुए सीधे जिंको के ऑफिस जाकर उनसे मिलने का फैसला कर लिया। उसी समय जिंको डायबोलिक के बारे में मीटिंग कर रहे थे। एटिया वहां आकर उनसे बात करना चाहती थी। जिंको ने बाकी अधिकारियों को बाहर रहने के लिए कहा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तब एटिया ने पूछा कि ऐसा कौन सा केस है जो उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी पल खुलासा हुआ कि एटिया असल में जिंक की गर्लफ्रेंड थी, एक ऐसा रिश्ता जिसे उन्होंने अब तक सार्वजनिक नहीं किया था। जिंको की शर्त थी कि डायबोलिक को पकड़ने के बाद ही शादी होगी, तभी उनका रिश्ता सामने आएगा। इसलिए ये लवर्स फिलहाल गुप्त ही मिलने का निर्णय ले रहे थे। इसी संदर्भ में जिंको को एटिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी कार्य सौंपा गया था। एटिया ने प्रदर्शनी में एक दुर्लभ और महंगी नेकलेस पहनी हुई थी, जिस पर जिंको ने ध्यान दिया कि अगर वे सुरक्षा प्रभारी होंगे तो उनकी सुरक्षा भी बेहतरीन रहेगी। एटिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि डायबोलिक को पकड़ने का यह भी एक सुनहरा मौका हो सकता है। गोलीबारी और बदला। दूसरी ओर डायबोलिक के दूसरे अड्डे पर पुलिस कर्मियों की गश्त चल रही थी। जैसे ही किसी का शिफ्ट समाप्त हुआ, ऑफिसर रोलर का शिफ्ट शुरू हुआ और वह लैब में मौजूद वस्तुओं की बारीकी से जांच कर रहे थे। अचानक डायबोलिक उनके सामने प्रकट हो गया। रोलर ने जैसे ही उसे देखा गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से एक भी गोली डायबोलिक पर असर नहीं कर पाई क्योंकि उनके बीच में एक बुलेट प्रूफ कांच की दीवार थी। गोलियों की आवाज सुनते ही अन्य अधिकारी तुरंत लैब में पहुंच गए। वहां देखा गया कि रोलर बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था और डायबोलिक ने अपना मुखौटा बनाने की मशीन चुरा ली थी। यह सुनकर जिंको गहरी नाराजगी से भर गए क्योंकि एक बार फिर डायबोलिक पकड़ से बच गया था। इसी दौरान उन्हें तुरंत रक्षा मंत्री के कार्यालय बुलाया गया। मंत्री ने जिंको की आर्मन कंपनी के मिशन की सराहना की। भले ही वह डायबोलिक को पकड़ने में विफल रहे हों, पर उनके प्रयास से डायबोलिक के काम तक आसानी से पहुंच मिली थी। जिंको के लिए तो असली चुनौती डायबोलिक को पकड़ना ही थी और मंत्री ने अगली योजना जानने की मांग की। जब जिंको कुछ कहने वाले थे, तभी अचानक एक ऑफिसर के फोन पर ईवा का कॉल आया। मुक्त आवाज में ईवा ने सीधे जिंको से बात करने का आग्रह किया। मंत्री ने फोन को स्पीकर पर लगाते हुए वार्तालाप शुरू कराया। ईवा ने बताया कि पुलिस की मदद चाहती है क्योंकि डायबोलिक ने उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया है और अब वे उससे बदला लेना चाहती हैं। साथ ही उनकी शर्त यह थी कि डायबोलिक को पकड़ने के बजाय उसे रिहा कर दिया जाए, उसके नाम से दर्ज सभी शिकायतें मिटा दी जाएं और उसे किसी अन्य शहर में सुरक्षित रहने की व्यवस्था कर दी जाए। इस सुनकर मंत्री ने जिंको से कहा कि ईवा की बात मान ली जाए। हालांकि जिंको पूरी तरह से राजी नहीं थे, पर मंत्री के आदेश का उल्लंघन उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए वे चुपचाप वहां से निकल पड़े और अपने तरीके से डायबोलिक तथा ईवा दोनों को पकड़ने की योजना बनाने लगे। कुछ देर बाद फिर से ईवा का कॉल आया। जिंको की टीम ने तुरंत कॉल की लोकेशन ट्रैक की और निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गई। वहां देखा गया कि ईवा एक लोकल फोन बूथ से बातचीत कर रही थी। जैसे ही पुलिस ने फोन बूथ का दरवाजा खोलने का प्रयास किया, ईवा अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से गायब हो गई। इस पर जिंको की निराशा और बढ़ गई। सीन बदलते ही एक महिला अधिकारी दिखाई दी जो डायबोलिक के अड्डे से लाए गए सामानों की जांच कर रही थी। आर्मेन कंपनी के कैटलॉग से मिलाते मिलाते उन्हें पता चला कि एक कंगन गायब है। यह सूचना प्राप्त होते ही जिंको को समझ में आया कि वह कंगन निश्चित ही ईवा के पास होगा, क्योंकि डायबोलिक कभी भी उस कीमती गहने को अपने पास रखने की गलती नहीं करेगा। कुछ ही समय में ईवा मैनहॉल से बाहर आती दिखाई दी और उनके हाथ में वही कंगन था। जिंको का अनुमान सही निकला। कंगन की उपस्थिति से उन्हें अब ईवा को आसानी से ढूंढने का भरोसा हो गया। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मेरे ईवा को पकड़ने का निर्णय लिया। काफी खोजबीन के बाद अंततः पुलिस ने ईवा को पकड़ लिया और उनकी ओर गोली उठाकर खड़ा कर दिया। तभी रोलर धीरे धीरे ईवा के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया, ईवा ने अचानक आक्रमण करते हुए उनकी पिस्तौल छीन ली और बाकी पुलिस को धमकाने लगी। वे पुलिस की एक गाड़ी में चढ़कर भाग निकली। पुलिस ने दूसरी गाड़ी लेकर उनका पीछा किया, लेकिन रोलर बेहोश होकर जमीन पर गिर चुके थे।
जिससे पुलिस उनकी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाई। इस वजह से ईवा फिर से बच निकल गई। जब रोलर होश में आए तो उन्होंने बताया कि भले ही ईवा भाग गई, उन्होंने वह महंगी नेकलेस तो बचा ली है। लेकिन जिंको को यह देखकर खुशी नहीं हुई कि कंगन गायब होने से अब ईवा को ढूंढना और भी कठिन हो गया था। इसी ऑफिस पहुंचने का निर्णय लेते ही जिंको डायबोलिक के बारे में मीटिंग कर रहे थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताएं और तीसरे पार्ट के लिए तैयार रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मूवी मार्म को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।